स्टूडेंट्स, तो हमारे चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 12th एनसीईआरटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसको पढ़ेंगे स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये भी क्वेश्चन आता ही आता है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट, इसको लेते हैं अब हम। ठीक, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद एक चैप्टर आया रिप्रोडक्टिव हेल्थ, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। इस चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन है, उसके बाद इसमें एक है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, गर्भ निरोधक स्टूडेंट विधियां, वो एक इसमें इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, एक होता है स्टूडेंट कि दंपत्ति के बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो उसके लिए कौन सी विधियां बनाई गई, वो होता है स्टूडेंट, वो हो जाएगा इनफर्टिलिटी टॉपिक में, बंध्यता है ना, वो भी इस चैप्टर में आएगा। और एक होता है स्टूडेंट कि बच्चा नहीं चाहिए, जी हाँ, तो इसे कहते हैं परिवार नियोजन की विधियां स्टूडेंट। जी हाँ, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, गर्भ निरोधक विधियां जिनसे गर्भ धारण को रोका जा सके। मैं आपको एक बात बताता हूँ स्टूडेंट, पॉपुलेशन, जनसंख्या का एक बहुत बड़ा कारण यही था, उसको रोकने का तरीका, उसमें यही तरीका अपनाया गया कि परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग नाम से प्रोग्राम बनाया गया। और वर्ल्ड में, संसार में भारत वह प्रथम देश है जिसने 1951 में 1951 में परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए, परिवार नियोजन के लिए कार्यक्रम स्टार्ट करे स्टूडेंट। जी हाँ, और उसमें बताया गया कि परिवार नियोजन के कार्यक्रम में सबसे पहले बात रखी गई कि गर्भ निर्धारण विधियां काम में ली जाए। श्योर, तो हम एक इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट इंपॉर्टेंट लाइन, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चंस बनता है। संसार में भारत प्रथम देश था स्टूडेंट, भारत एक तो इंपॉर्टेंट जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1951 में की थी। 1951 इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। और ये तैयार फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, परिवार नियोजन स्टूडेंट, फैमिली प्लानिंग, जी हाँ स्टूडेंट, प्रोग्राम ये होता है स्टूडेंट। तो ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, परिवार नियोजन कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 1951 में भारत के द्वारा की गई स्टूडेंट। पहला डबल स्टार स्टूडेंट। चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन में मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, एमिनोसेंटेसिस पढ़ाया था मैंने आपको, मैं उसको स्टार्ट कर देता हूं दोबारा एक बार। इस चैप्टर में उसको दिया हुआ है, तो हम एक एमिनोसेंटेसिस नाम का टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट? परिवर्तनशील भ्रूण के ऊपर एमनियोटिक तरल होता है, एमनियोटिक गुहा होती है नहीं होती है, जो भ्रूणीय डिस्क और एमनियोजेनिक परत के बीच में स्थित होती है। इस एमनियोटिक गुहा में एमनियोटिक तरल भरा होता है और इस तरल का स्त्रवण एमनियोजेनिक कोशिकाएं करती है, साथ में भ्रूण की कोशिकाएं उसमें उपस्थित होती है। स्टूडेंट सोनोग्राफी करने के दौरान इसको अल्ट्रासाउंड के माध्यम से और एक लंबी निडल के द्वारा इस एमनियोटिक तरल को निकाल लिया जाता है। हाँ, उदर की त्वचा को भेदकर, गर्भाशय को भेदकर बहुत सही तरीके से इस एमनियोटिक तरल को लंबी सुई द्वारा निकाल लिया जाता है। ये सोनोग्राफी के अंदर किया जाता है कार्यक्रम। जी हाँ, और उस एमनियोटिक तरल को निकालकर अब उसमें भ्रूण की कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। एमिनोसेंटेसिस इस विधि को कहते हैं जिसमें एमनियोटिक तरल को लंबी सुई के माध्यम से निकालकर भ्रूण की कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। आखिर क्यों करते हैं ये विधि? भ्रूण में गुणसूत्र अपसामान्यता का पता लगाने के लिए। जी हाँ, मैं आपको बात बताता हूं स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। हाँ, ये परिवर्तन के दौरान भ्रूण में कई बार जीन या गुणसूत्र की अपसामान्यता हो जाती है, जिससे आपने बीमारियां सुनी होगी, कैलन फेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। ये वो रोग है स्टूडेंट जो जन्मजात होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उनमें इन रोग के बारे में पता चलता है। आखिर ऐसी बात में बताओ, ऐसी कंडीशन में क्या होता? पेरेंट्स ये कहते कि अगर पहले पता चल जाती बीमारी तो हम बच्चे का पूरा परिवर्तन ही नहीं होने देते। जी हाँ, और इसीलिए ये एमिनोसेंटेसिस विधि आई है जिसमें स्टूडेंट बच्चे की गुणसूत्रीय अपसामान्यता का पता लगा लिया जाता है भ्रूण की कोशिकाओं का अध्ययन करके। जी हाँ, और भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान ही एमनियोटिक तरल को बाहर निकालकर उसमें उपस्थित भ्रूण की कोशिकाओं का अध्ययन करके भ्रूण में मौजूद गुणसूत्रीय अपसामान्यता का पता लगा लेते हैं। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, कैलन फेल्टर सिंड्रोम, इसके अलावा कुछ उपापचय
से संबंधित बीमारियों का भी पता लगा जाता है इससे। और अगर ऐसी बीमारियां बच्चे में मिलती है तो स्टूडेंट ऐसे स्थिति में अब इस बच्चे का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा बाद में वैसे ही मर जाएगा। ऐसी स्थिति में स्टूडेंट फिर उस बच्चे के भ्रूणीय परिवर्तन को रोक देते हैं और गर्भपात कर दिया जाता है, अबॉर्शन। जोरदार। तो एक चीज निकाली, तो इसका बहुत जोरदार योगदान क्या है कि बच्चे में होने वाली जन्मजात रोग, गुणसूत्रीय असामान्यता से जो रोग पैदा होते हैं उनका पहले से पता चल जाता है और ऐसी स्थिति में बच्चे का परिवर्तन रोक कर एबॉर्शन करवा देते हैं। एक और बात, एमिनोसेंटेसिस विधि से बच्चे का लिंग निर्धारण भी हो जाता है कि जो है वो बच्चा वो लड़का है या लड़की है, ये भी पता चल जाता है। सेक्स डिटरमिनेशन, लिंग निर्धारण जी स्टूडेंट। और ऐसी स्थिति में एमिनोसेंटेसिस का बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ है। जी हाँ, इसका उपयोग नहीं करके इसका ऐसा मिसयूज किया गया है। और जब पता चला कि भ्रूण जो है वो लड़की है, सेक्स जो है वो स्टूडेंट फीमेल, मादा जो है भ्रूण पैदा हो रहा है, लड़की बन रही है, तो ऐसी स्थिति में उसको मार दिया जाता था। तो एमिनोसेंटेसिस पे रोक लगा दी गई और उसका कारण था लिंग निर्धारण का पता चलना। तो एमिनोसेंटेसिस का महत्व तो यह है, गुणसूत्रीय असामान्यता से जो रोग विकार पैदा होते हैं उनका पता पहले चल जाता है। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है, जो इस विधि में कमी थी जिसकी वजह से इसको बंद किया गया, वो था लिंग निर्धारण। जी हाँ, जोरदार पॉइंट। तो एमिनोसेंटेसिस टॉपिक पढ़ाया। एमनियोटिक तरल जो भ्रूण के ऊपर होता है, जो एमनियोटिक गुहा में स्थित होता है, उसको निकाला जाता है लंबी सुई से। तो एक विधि एनसीईआरटी में इसी चैप्टर में एमिनोसेंटेसिस दिया हुआ है। आइए, एमिनोसेंटेसिस यह एक गुणसूत्रीय रूपरेखा, जी हाँ स्टूडेंट, पर आधारित और भ्रूण लिंग निर्धारण और रोग संबंधी परीक्षण पर आधारित होता है। जी हाँ स्टूडेंट, क्या करते हैं इस विधि में? इस विधि में एमनियोटिक द्रव तथा भ्रूण को बाहर निकाल लिया जाता है एक लंबी सुई की सहायता से स्टूडेंट। और उस एमनियोटिक द्रव में भ्रूण की कोशिकाएं होती है, भ्रूण की त्वचा की, प्लेसेंटा की, लीवर की आदि कुछ कोशिकाएं उपस्थित होती है और उन कोशिकाओं का भी अध्ययन किया जाता है। यह जोरदार पॉइंट स्टूडेंट। इस विधि से स्टूडेंट ये कब किया जाता है? जनरली स्टूडेंट ये विधि 12 से लेकर 14वें, 15वें, 16वें सप्ताह के अंदर की जाती है। तो 14 से 16 सप्ताह तक किया जा सकता है इसका परीक्षण। इससे अनुवांशिक विकार कौन कौन से, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, टेशे सिंड्रोम, हीमोफीलिया, इन सब का पता लगाया जा सकता है। हीमोफीलिया रोग, ये रहा, दिस वन स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रहा। इसके अलावा उपापचय विकार व लिंग निर्धारण का पता किया जा सकता है। ये लीजिए स्टूडेंट, तो बच्चे में लिंग का निर्धारण, उपापचय विकार, गुणसूत्रीय असामान्यता, इन सब का पता इससे चलेगा। तो यह विधि बंद क्यों हुई? एमिनोसेंटेसिस क्वेश्चन है, क्योंकि ये लिंग निर्धारण भी कर सकती है। और इस विधि का महत्व क्या है? इससे गुणसूत्रीय असामान्यता यानी अनुवांशिक विकार तथा उपापचय विकार का पता चल जाता है। डन, ये हुआ स्टूडेंट, समझ में आई मेरी बात आपको? अब मैं आपको एक बात बताता हूं, परिवार नियोजन के लिए जो कारगर सिद्ध हुआ मामला वो था गर्भ निरोधक विधियां। जी हाँ, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इंग्लिश में और गर्भ निरोधक विधियां हिंदी में बोलते हैं, जिनसे कि स्टूडेंट बच्चे को पैदा नहीं होने दिया जाए, ऐसी विधियां। आखिर आदर्श गर्भ निरोधक किसे कहा जाता है? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। आप किसे कहोगे, किसे मानोगे आदर्श गर्भ निरोधक? पहला, वो बहुत प्रभावी हो, उसको आप उपयोग में ले रहे हो उस विधि को, तो स्टूडेंट वाकई में वो गर्भ निरोधक नहीं, वो गर्भ धारण नहीं होने दे, आदर्श उसी को बोलेंगे। तो प्रभावी हो। दूसरा स्टूडेंट, उसका साइड इफेक्ट ना हो। जी हाँ, साइड इफेक्ट होगा तो क्या, मान लीजिए आपने गर्भ निरोधक विधि काम में ली और उसकी वजह से कई साइड इफेक्ट आ रहे, तो क्यों काम में लिया जाएगा? बीमारियां पैदा हो जाए तो, इसलिए साइड इफेक्ट ना हो, शर्त उसका वो प्रभावी हो। दो, तीसरा स्टूडेंट, जोरदार पॉइंट ध्यान से सुनना, उसमें मैथुन की इच्छा और लैंगिक स्टूडेंट जननांगों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, ये बिल्कुल वैसी की वैसी। जी हाँ, मैथुन की इच्छा यानी कि शर्त। 3 पॉइंट इसके, आसानी से उपलब्ध हो, श्योर। चौथा पॉइंट स्टूडेंट, आसानी से उपलब्ध हो, इजी लेवल, लगाने में बहुत आसान हो, ये सब आदर्श गर्भ निरोधक के लक्षण है। उसको उपयोग करना बहुत आसान हो स्टूडेंट, आसानी से उपलब्ध हो,
मिल जाए हर जगह 2 पॉइंट। तीसरा स्टूडेंट प्रभावी हो, साइड इफेक्ट बहुत कम या नगण्य हो, और मैथुन की क्रिया जो है दंपति के मैथुन क्रिया और उसकी मैथुन इच्छा में कोई बाधा ना डाले। डन। ये तो आदर्श गर्भ निरोधक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव स्टूडेंट, कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक के लिए बोला जाता है स्टूडेंट के लक्षण आपसे पूछे जाएं तो पहला आसानी से उपलब्ध हो, डन। बहुत ज्यादा प्रभावी हो, जी स्टूडेंट। उसके साइड इफेक्ट यानी दुष्प्रभाव नगण्य हो, बहुत कम या नगण्य हो, मैथुन क्रिया व इच्छा में बाधक ना हो। पता चले कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक युक्ति को काम में लिया और मैथुन की इच्छा ही नहीं हो, जी बिल्कुल, और उपयोग में लेने में आसान हो, जी हाँ स्टूडेंट। ये सब कैरेक्टर है आदर्श कॉन्ट्रासेप्टिव के। अब कौन कौन सी विधि गर्भ निरोधक विधियों में गिनी जाती है स्टूडेंट? तो आइए, पहला प्राकृतिक विधि नेचुरल मेथड, दूसरा यस बैरियर मेथड यानी कि अवरोधक विधि, तीसरा रासायनिक विधि केमिकल मेथड, चौथा हार्मोनल मेथड, पांचवा शल्य क्रिया सर्जिकल मेथड, और छठा IUDS इंट्रायूट्राइन डिवाइस। तो आज के बाद गर्भ निरोधक विधियां छह गर्भ निरोधक विधियां मेरे साथ बोल लें। प्राकृतिक विधि 1, अवरोधक विधि 2, रासायनिक विधि 3, हार्मोनल विधि 4, डन स्टूडेंट, डन। शल्य क्रिया 5 और IUDS इंट्रायूट्राइन डिवाइस 6 विधियां काम में ली जाती है। स्टार्ट करने जा रहा हूं स्टूडेंट। निम्न गर्भ निरोधक विधियां काम में लेते हैं। पहला प्राकृतिक विधि, इसे परंपरागत विधि भी कहते हैं, ट्रेडिशनल, पुराने जमाने से काम में ली जा रही है जो, डन। दूसरा रोध विधि, अवरोध विधि जिसे कहते हैं बैरियर मेथड इंग्लिश में, डन। तीसरा रासायनिक विधि केमिकल मेथड, डन। चौथा हार्मोनल मेथड। इस चैप्टर में स्टूडेंट एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो भी हमें आराम से समझ में आएगा, याद होगा। बात यह है कि इस चैप्टर को याद कराना, बोल बोल के इसको फ्लो चार्ट में तैयार करना, तो वो मैं करवा के दे रहा हूं आपको। आप थोड़ा ढंग से सुन ले जो मैं बोल रहा हूं एक बार और। उसके बाद हार्मोनल मेथड, फिर शल्य क्रिया विधि और IUDS। स्टूडेंट 6 मेथड। आज के बाद गर्भ निरोधक विधियां, इस चैप्टर का पहला टॉपिक है गर्भ निरोधक विधियां। तो 6 गर्भ निरोधक विधियां काम में लेते हैं। अब पहले लेंगे स्टूडेंट हम नेचुरल मेथड, जिसे परंपरागत विधि भी कहा जाता है। जी, इस विधि में क्यों नेचुरल प्राकृतिक विधि क्यों बोला इसे? क्योंकि इसमें किसी भी युक्ति को काम में नहीं लेंगे, डिवाइस। जी हाँ स्टूडेंट, इसमें कोई डिवाइस काम में नहीं लिया जाएगा। और अगर आप कोई युक्ति, कोई डिवाइस यानी जैसे कोई गोली, कोई चीज लगाने की साधन, कोई उपयोग में नहीं लोगे इसको, तो साइड इफेक्ट नगण्य। इस विधि का सबसे बढ़िया बात यह है कि इस विधि में साइड इफेक्ट नहीं होते। हाँ, पर इस विधि की कमी क्या है? फिर इस विधि की कमी यह है स्टूडेंट की प्रभावी इतनी अच्छी नहीं है, इसका फेल जल्दी हो जाती है विधि, फेलियर रेट बहुत ज्यादा है। प्रभावी इतनी अच्छी नहीं है, पर साइड इफेक्ट नहीं है स्टूडेंट। इसमें कोई युक्ति काम में नहीं ली जाती है। जोरदार पॉइंट। नेचुरल मेथड बता रहा हूं आपको। तो अगला फर्स्ट हमारा आएगा नेचुरल या परंपरागत विधि। इस विधि में करते क्या है स्टूडेंट? इस विधि में यह देखा जाता है कि मादा के शरीर में एक ही समय पर अंडाणु व शुक्राणु उपलब्ध नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि फैलोपियन नलिका में अंडाणु व शुक्राणु एक ही समय पर उपलब्ध होंगे तो ही निषेचन होगा। इस विधि में किया जाता है कि यदि हो सके तो अंडाणु है तो उस समय शुक्राणु ना आए, और अगर शुक्राणु है तो अंडाणु उपलब्ध ना हो एक दूसरे को। जी हाँ स्टूडेंट, यह विधि अंडाणु व शुक्राणु के समेकन को रोकती है, जी पर आधारित है। इस विधि में किसी भी दवा या साधन का उपयोग नहीं करते। डबल स्टार, कोई भी डिवाइस काम में नहीं लेते आप, कोई युक्ति। जी हाँ, शरीर में कोई डिवाइस नहीं लगाएंगे, कोई दवा नहीं खाई जाएगी, कोई गोली नहीं। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो फिर आप समझ जाएं साइड इफेक्ट नहीं होंगे। इस विधि में साइड इफेक्ट लगभग नगण्य यानी शून्य होते हैं, लेकिन इसके असफल होने की दर सबसे ज्यादा है। जी हाँ स्टूडेंट, इसके असफल होने की दर काफी अधिक है। फेलियर रेट बहुत ज्यादा, पर साइड इफेक्ट नहीं है। स्टूडेंट मेरी बात को थोड़ा गंभीरता से लेना जो मैं बोल रहा हूं, ये इसके अंदर। तो नेचुरल मेथड, प्राकृतिक विधि, आपके सामने एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब सुनो किस किस को नेचुरल मेथड में इंक्लूड किया जाएगा। प्राकृतिक विधि 3 होती है स्टूडेंट,
3 होती है प्राकृतिक विधि। पहला पीरियोडिक एब्सिस टेंस, पहली विधि 1, सुन रहे हैं आप, पीरियोडिक एब्सिस टेंस। दूसरी, इसे स्टूडेंट एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला नेचुरल मेथड में आवधिक संयम, स्टूडेंट आवधिक संयम को इंग्लिश में पीरियोडिक एब्सिस टेंस के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट, पीरियोडिक एब्सिस टेंस, आवधिक संयम, रिदम मेथड। दूसरी होती है कोइटस इंटरप्टस, अंतरित मैथुन स्टूडेंट, हिंदी में अंतरित मैथुन, कोइटस इंटरप्टस इंग्लिश में। और तीसरी होती है स्तनपान अनावर्तक, लैक्टेशनल एमिनोरिया, ये मैंने आपको जनन चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था। चलिए मैं आपको बताता हूं, जैसे लैक्टेशनल एमिनोरिया, स्तनपान अनावर्त, हमने क्या पढ़ा था मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट। हमने पढ़ा था कि फीमेल में प्रसव के बाद 6 महीने तक दुग्ध काल होता है, लैक्टेशन पीरियड, दुग्ध काल, जिसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन उच्च होता है। इसके कारण गोनेडोट्रोपिन हार्मोन FSH और LH नहीं आते। तो फिर मादा के अंदर स्टूडेंट पुटिकाओं का परिवर्धन अंडाशय में नहीं होता, अंडोत्सर्ग नहीं होता, और ऐसी स्थिति में रज चक्र भी नहीं होता। हाँ, यानी कि दुग्ध काल में आर्तव चक्र नहीं होगा, लैक्टेशन पीरियड में रज चक्र नहीं होगा, स्तनपान अनतर इसे कहते हैं, यानी दुग्ध काल में अंडोत्सर्ग नहीं होगा, पुटिकाओं का परिवर्धन नहीं होगा, रज चक्र नहीं होगा। तो अगर इस दौरान शुक्राणु चला भी गया मादा के अंदर, तो अंडाणु तो उपलब्ध ही नहीं है ना, तो निषेचन की संभावना नगण्य है ना। पर इस विधि के साथ एक ही गलती है स्टूडेंट, एक ही कमी है कि यह विधि केवल 6 महीने तक ही प्रभावी है, अधिकतम 6 महीने, बच्चा पैदा होने के बाद अधिकतम 6 महीने तक ही प्रभावी है। डन, नहीं आया समझ में? यानी आप बताओ, यानी ये किया जा रहा है, बात ये बताई जा रही है कि प्रसव के बाद जो दुग्ध काल होता है उसमें अगर शुक्राणु चला भी गया मैथुन के दौरान तो भी बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है, यानी निषेचन नहीं हो रहा, क्योंकि अंडाणु नहीं उपलब्ध है। ये कहा जा रहा है इस विधि के अंदर स्टूडेंट। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? तो पहली विधि लैक्टेशनल एमिनोरिया, ये रही नेचुरल, कोई साधन या दवाई का उपयोग नहीं, बस ही ध्यान रखा। अगला स्टूडेंट आवधिक संयम, पीरियोडिक एब्सिस टेंस, यही विधि है ना, इसको बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। इस विधि में क्या, मैंने आपको स्टूडेंट एक बात बताई थी कि 10 से 17 रज चक्र में, सामान्य रज चक्र में 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक के बीच, 10 से 17 जो होता है वो फर्टाइल पीरियड होता है, बताया था मैंने आपको, या उससे जनन अंतराल बोला जाता है, फर्टाइल पीरियड। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस 10 से 17 तारीख के बीच स्टूडेंट अंडोत्सर्ग होता है, उस समय अंडा उपलब्ध होता है फैलोपियन नलिका में। तो अगर उस समय शुक्राणु उपलब्ध हो गया, शुक्राणु उपलब्ध हो गया तो निषेचन हो जाएगा स्टूडेंट, और गर्भधारण होगा। तो निषेचन और गर्भधारण की संभावना 10 से लेकर 17 के बीच होती है, 10th to 17th स्टूडेंट, 10 से 17, ये एक नॉर्मल में स्टूडेंट, ये फर्टाइल पीरियड कहलाता है। जी हाँ, फर्टाइल पीरियड, क्योंकि इसमें निषेचन की और निषेचन, क्योंकि इसमें अंडोत्सर्ग होता है, इसलिए निषेचन की और गर्भधारण की संभावना होती है। तो यदि कोई दंपति स्टूडेंट ये बोलता है कि हमारे बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर उसे सजेस्ट करेगा कि आप फर्टाइल पीरियड 10 से 17 के बीच में मैथुन की क्रिया करें, क्योंकि इस समय निषेचन की सबसे ज्यादा संभावना है। एक केस सही हो गया। किंतु यदि स्टूडेंट कोई दंपति कह रहा है अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए, यानी गर्भ जो है धारण नहीं करना है, गर्भ निरोधक विधि बताओ, तब ऐसी स्थिति में ये बताया जाएगा कि 10 से 17 के बीच में मैथुन नहीं हो। अगर 10 से 17 के बीच मैथुन होगा तो शुक्राणु उपलब्ध होने पर निषेचन की संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए गर्भ निरोधक विधि ये कहती है कि हर महीने राज्य चक्र में 10 से 17 के बीच में मैथुन ना हो, बाकी टाइम पे मैथुन होने पर शुक्राणु जाएगा पर अंडा उपलब्ध नहीं होगा। तो ये मेथड इसको बताता है स्टूडेंट। डन, श्योर, कोई साधन, कोई जो है दवा उपयोग नहीं की, बस इस चीज को याद रखना है कि मादा में राज्य चक्र में 10 से 17 जो फर्टाइल पीरियड होता है उस दौरान स्टूडेंट मैथुन की घटना ना हो, संभोग ना हो, उसको अवॉइड किया जाए, तब तो गर्भ निरोधक होगा। जी हाँ, क्योंकि इस समय अंडोत्सर्ग
निषेचन और गर्भधारण की पूरी संभावना होती है। अगला स्टूडेंट एक और चीज बताता हूं, अंतरित मैथुन कोइटस इंटरप्टस मेथड। ये क्या कहता है स्टूडेंट? ये मेथड ये कहता है कि संभोग के दौरान, मैथुन के दौरान नर द्वारा स्खलन से ठीक पहले, स्टूडेंट स्खलन से ठीक पहले शिशन को योनि से बाहर निकाल लिया जाए और स्खलन बाहर किया जाए, यानी मादा की योनि में स्खलन ना किया जाए, ये यानी इंसेमिनेशन को रोक दिया जाए। ये मेथड ये कहता है कि जब भी मैथुन की क्रिया हो तो नर पुरुष जो है स्टूडेंट वो अपने शिशन को स्खलन से ठीक पहले योनि से बाहर निकालकर स्खलन बाहर करे स्टूडेंट, मादा की योनि में वीर्य का स्खलन ना हो, यानी इंसेमिनेशन रोका जाए। डन, ये इस विधि के अंदर है। तो तीनों मेथड नेचुरल मेथड है, आवधिक संयम, अंतरित मैथुन, स्तनपान अनातर। स्टूडेंट इंग्लिश में रिदम मेथड, कोइटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एमिनोरिया। आइए तीनों मेथड आपको बताता हूं। नेचुरल मेथड 3 प्रकार का होता है स्टूडेंट। पहला आवधिक संयम स्टूडेंट, पीरियोडिक एब्सिस्टेंट रिदम मेथड। यह मेथड कहता है राज्य चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच मैथुन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समय अंडोत्सर्ग होता है, अतः निषेचन और गर्भधारण की पूरी संभावना होती है। डन स्टूडेंट। दूसरा अंतरित मैथुन कोइटस इंटरप्टस, ये क्या कहता है? स्खलन से पूर्व शिशन को योनि से बाहर निकालकर इंसेमिनेशन को रोक सकते हैं। जी हाँ, यह विधि इंसेमिनेशन को रोकती है। डन। तीसरा स्तनपान अनातर, दुग्ध काल के दौरान राज्य चक्र अंडोत्सर्ग नहीं होता है। यह विधि प्रसव के बाद 6 महीने तक ही उपयोगी होती है। अनातर, यह विधि कह रही है कि दुग्ध काल में अंडोत्सर्ग, पुटी के परिवारदान, राज्य चक्र नहीं होता है, अतः अगर इस समय शुक्राणु चला भी गया तो अंडाणु उपलब्ध नहीं होने के कारण निषेचन नहीं होगा, निषेचन की संभावना नहीं होगी दुग्ध काल में, परंतु यह विधि 6 महीने तक। तो इस समय स्टूडेंट इस विधि में यानी स्तनपान अनातर में अंडाणु उपलब्ध नहीं है। अंतरित मैथुन में स्टूडेंट शुक्राणु को मादा के शरीर में नहीं जाने दिया जाएगा, और आवधिक संयम में 10 से 17 के भी शुक्राणु नहीं जाने दिया जाए, बाकी टाइम शुक्राणु चला भी गया तो अंडाणु उपलब्ध नहीं है। डन। तीनों मेथड में कोई साधन और दवा उपयोग में नहीं लिया गया है, इसलिए ये प्राकृतिक विधि है, परंपरागत विधि है। डन। ये तैयार हमारे पास स्टूडेंट। ये तो पहला मेथड नेचुरल मेथड क्लियर हुआ, मुझे लग रहा है समझ में आया स्टूडेंट। तो फर्स्ट मेथड फिनिश, नेचुरल मेथड कंप्लीट मानू। सेकंड मेथड पे आता हूं, बैरियर मेथड, रोध विधि। ये मेथड पता है क्या कहता है? बैरियर मेथड कि अगर एक ही समय पे अंडाणु, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, अंडाणु और शुक्राणु अगर उपलब्ध भी है फैलोपियन नलिका में, तो अंडाणु शुक्राणु उपलब्ध भी है तो उनके समेकन को बैरियर द्वारा रोक दिया जाए। जी हां, ये मेथड ही कहता है युक्ति काम में लो एक साधन, और साधन के द्वारा वो उसको बैरियर बना दो, उनके बीच में अवरोध बना दो जो अंडाणु शुक्राणु के मिलन को रोके, समेकन को रोके, यानी रोध विधि निषेचन रोकती है। रोध विधि निषेचन रोकती है, यह नर और मादा दोनों में प्रयुक्त होती है। इसमें शुक्राणु व अंडाणु के भौतिक समेकन को रोका जाता है। डन। आइए शुरू करते हैं रोध विधि, बैरियर मेथड। इस विधि में अवरोधकों द्वारा शुक्राणु व अंडाणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। डन। यानी बैरियर मेथड, यानी यह विधि निषेचन रोकती है। आज के बाद क्या रोका वो बता दिया, यह विधि निषेचन रोकती है। डन स्टूडेंट, जोरदार टॉपिक पढ़ा आपको, निषेचन रोकती है। अगला आ जाओ स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट आएगा। इस विधि में किस किस को इंक्लूड करेंगे, अवरोध कौन कौन से। आज के बाद 4 बैरियर मेथड हैं, सुन लें आप, बैरियर मेथड 4 हैं। पहला डायफ्राम, दूसरा सर्वाइकल कैप, तीसरा वॉल्ट, चौथा कॉन्डोम। कॉन्डोम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट्स, 4 होते हैं बैरियर मेथड। कॉन्डोम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट्स और डायफ्राम, ये 4 अवरोधक विधि में सम्मिलित करते हैं स्टूडेंट। जोरदार। यह मेल व फीमेल दोनों के लिए उपलब्ध है, नर और मादा के लिए स्टूडेंट।
क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है जो मैं बोल रहा हूं आपको? थोड़ा सा गंभीरता से लेना मेरे बेटा। स्टार्ट। बहुत जोरदार टॉपिक है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमने बोला कौन कौन है आज के बाद, तो एक होता है स्टूडेंट कॉन्डोम्स स्टूडेंट, या एक होता है डायफ्राम, ये लीजिए, एक होता है वॉल्स स्टूडेंट ये, और एक होता है सर्वाइकल कैप स्टूडेंट। ये चार जने हर बार स्टूडेंट पूछा जाता है। इन चारों को बैरियर मेथड में माना जाता है, रोध विधि में माना जाता है। ये चारों स्टूडेंट निषेचन रोकने का काम करते हैं। ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूं इसमें से इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, इसमें से डायफ्राम, वॉल्स और सर्वाइकल कैप स्टूडेंट केवल मादा काम में लेती है स्टूडेंट, मादा, फीमेल में काम में आते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, ये चारों के चारों एक जैसे पदार्थ के बने हुए हैं तीनों स्टूडेंट, डायफ्राम, वॉल्स और सर्वाइकल कैप। मादा जनन तंत्र आपको याद हो तो मादा जनन तंत्र में ये गर्भाशय होता है स्टूडेंट, या और उस गर्भाशय में स्टूडेंट ये सर्विक्स होता है, या और फिर ये वेजाइना, ऐसा ही कुछ था। तो स्टूडेंट ये इन चारों को, इन तीनों को, डायफ्राम, वॉल्स, सर्वाइकल कैप को सर्विक्स जोन में लगा दिया जाता है। डायफ्राम कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, इसका ऐसा आकार है गुंबदाकार, और यह आकार स्टूडेंट हमारे शरीर में जो डायफ्राम है यहाँ पाया जाता है पेशीय वलन, डायफ्राम पेशीय रचना, वैसा इसलिए इसको डायफ्राम बोला गया। श्योर स्टूडेंट, डायफ्राम और वॉल्स, सर्वाइकल कैप ये ऐसे दिखाई देते हैं स्टूडेंट, ये लीजिए, और इन तीनों को सर्विक्स में लगाया जाता है। मादा स्टूडेंट संभोग से पहले स्टूडेंट, मैथुन क्रिया प्रारंभ होने से पहले मादा इन्हें अपनी योनि के द्वारा होते हुए स्टूडेंट योनि मार्ग से सर्विक्स में लगा देती है। अब जैसे संभोग की प्रक्रिया होती है और स्खलन होता है, तो स्खलन में स्टूडेंट जो शुक्राणु होते हैं वो यहां डाल दिए जाते हैं, और अब ये शुक्राणु इस बैरियर को, इस रोध को, इनको क्रॉस करके ऊपर नहीं जा पाते हैं और गर्भाशय में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो आज के बाद ये तीनों स्टूडेंट मादा जनन मार्ग में सर्विक्स स्थान पे लगा दिए जाते हैं संभोग से पहले, यानी रोध विधि संभोग के पहले, यानी पूर्व मैथुन में इनको सम्मिलित करते हैं। हमेशा रोध विधि पूर्व मैथुन में काम में आएगी, नर और मादा दोनों प्रयुक्त करेंगे, निषेचन की प्रक्रिया को रोकने का काम करेगी। इनमें से ये और चार होती है रोध विधि, कॉन्डोम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्स। इसमें से डायफ्राम, वॉल्स और सर्वाइकल कैप मादा उपयोग में लेती है स्टूडेंट, कॉन्डोम नर और मादा दोनों काम में लेते हैं स्टूडेंट, नर व मादा दोनों में काम में लिया जाता है स्टूडेंट कॉन्डोम। जी हाँ श्योर, मैं दोबारा बोल रहा हूं, नर और मादा दोनों में, पर डायफ्राम, वॉल्स, सर्वाइकल कैप केवल मादा जनन मार्ग में सर्विक्स वाले स्थान पर लगते हैं। यह स्टूडेंट मैथुन से पहले मादा द्वारा योनि मार्ग से होकर सर्विक्स में लगा दिया जाता है। स्खलन के बाद शुक्राणु को ऊपर मादा जनन मार्ग में, गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका में जाने से रोकते हैं। एक और बात स्टूडेंट, ये तीनों दोबारा काम में लिए जा सकते हैं स्टूडेंट, रीयूजेबल है, दोबारा काम में लिए जाते हैं। किंतु कॉन्डोम जो होता है स्टूडेंट, वो कॉन्डोम कभी भी दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता, एक बार ही उपयोग में लिया जाता है। डिस्पोजेबल होता है कॉन्डोम, उसको एक बार काम में लेने के बाद फेंक दिया जाता है। स्टूडेंट जोरदार पॉइंट है, नर में कॉन्डोम का प्रचलन ज्यादा है। नर कॉन्डोम स्टूडेंट जो शीशन होता है उसके ऊपर लगा दिया जाता है, मादा कॉन्डोम भी सर्विक्स वाले स्थान में लगाया जाता है। नर कॉन्डोम का एक उदाहरण है निरोध, निरोध स्टूडेंट नर कॉन्डोम का एग्जाम्पल है। नर कॉन्डोम का या मादा कॉन्डोम को फेमिडोम के नाम से बुलाया जाता है, फेमिडोम मादा कॉन्डोम का नाम है स्टूडेंट। जोरदार पॉइंट बोल रहा हूं आपको, निरोध नर कॉन्डोम का उदाहरण दिया गया है। नर कॉन्डोम स्टूडेंट जो होता है, जो कॉन्डोम होता है नर में शीशन, उत्तेजित शीशन के ऊपर लगा दिया जाता है, जिससे कि वीर्य को मादा जनन मार्ग में यानी योनि में नहीं जा पाता वीर्य स्टूडेंट। एक बात मैं आपको बताता हूं, ये चारों की चारों स्टूडेंट पूर्व मैथुन प्रयुक्त होते हैं, ये चारों निषेचन रोकते हैं, पर इनमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉन्डोम का प्रचलन इतना अधिक क्यों है, क्योंकि कॉन्डोम गर्भ धारण को तो रोकता ही है, यानी गर्भ निरोधक विधि तो है ही, किंतु कॉन्डोम इसके अलावा लैंगिक जनित रोग स्टूडेंट, लैंगिक जनित संक्रमण, एसटीडीएस, लैंगिक जनित संक्रमण जैसे गोनेरोया, जैसे एड्स, जैसे हेपेटाइटिस बी, इनको भी रोकने का काम करता है कॉन्डोम के कारण। क्योंकि स्टूडेंट लैंगिक जनित रोग जो होते हैं उनके जो पैथोजन होते हैं, उनके जो रोगाणु होते हैं वो जनन द्रव में मिलते हैं, जैसे मादा के योनि द्रव में और पुरुष के वीर्य में स्टूडेंट मिलते हैं। लेकिन कॉन्डोम जो है वो वीर्य को मादा जनन मार्ग में जाने ही नहीं देता है। जी हाँ,
ऐसी स्थिति में कॉन्डोम लैंगिक जनित रोग को भी रोकता है, फिर संक्रमण को भी रोकता है और साथ में गर्भ निरोधक विधि भी है, इसलिए इसका उपयोग इतना ज्यादा है। तो हमने पढ़ा स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रोध विधि, बैरियर मेथड। डन लगा रहा हूं स्टूडेंट। बैरियर मेथड क्या है? बैरियर मेथड शुक्राणु व अंडाणु के भौतिक समेकन को रोकता है, निषेचन को रोकता है, नर और मादा दोनों में प्रयुक्त होते हैं। रोध विधि 4 हैं, 4 साधन है, कॉन्डोम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्स। इनमें से डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्स ये तीनों केवल मादा में प्रयुक्त होते हैं। मादा के जनन मार्ग में सर्विक्स में लगाए जाते हैं, मैथुन से पहले लगाए जाते हैं और ये शुक्राणु को गर्भाशय में जाने से रोकते हैं। डन। कॉन्डोम का प्रचलन ज्यादा इसलिए है स्टूडेंट क्योंकि कॉन्डोम लैंगिक जनित रोग के संक्रमण को रोकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्स आदि को मादा के जनन मार्ग में मैथुन के पहले सर्विक्स को ढकने में लगाए जाते हैं। ये शुक्राणु के प्रवेश को गर्भाशय में रोकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, जिससे निषेचन नहीं होता। इन्हें पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है, रीयूजेबल, पुनः काम में ले सकते हैं। डबल स्टार। श्योर स्टूडेंट। तो हमारा एक इंपॉर्टेंट लाइन हमारी क्लियर हुई स्टूडेंट, इनके बारे में ये पॉइंट क्लियर हुआ, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्स तीनों के बारे में। अब अगले पे बात करूंगा। अगले का नाम है स्टूडेंट कॉन्डोम। में कॉन्डोम गर्भ निरोधक के अलावा लैंगिक संचरित रोग व एड्स के संचरण को भी रोकता है, इसलिए इसका प्रचलन इतना ज्यादा है। जी हाँ स्टूडेंट, यस, निरोध एक नर कॉन्डोम का उदाहरण है, फोम शील्ड मादा कॉन्डोम का उदाहरण है, फेमीडोम जिसे कहते हैं, फोम शील्ड। डन स्टूडेंट। ये कॉन्डोम डिस्पोजेबल होता है, कॉन्डोम एक ही बार उपभोग में लिया जाता है, यानी कि डिस्पोजेबल है स्टूडेंट, डिस्पोजेबल है, कॉन्डोम डिस्पोजेबल है और ये तीनों रीयूजेबल है। यहां तक का डन मानू ना, बिल्कुल परफेक्ट मानू ना। तो स्टार्ट स्टूडेंट, हमने डायफ्राम, सर्वाइकल के वॉल्स और सब ले लिया। तो मेथड नंबर 2 आया रोध विधि, बैरियर मेथड। अब एक और बात बताता हूं स्टूडेंट आपको, विधि नंबर 3 आएगी रासायनिक विधि या केमिकल मेथड। इसमें कुछ विशेष केमिकल काम में लिए जाएंगे। ये केमिकल शुक्राणु नाशक होते हैं, इनमें शुक्राणु को मारने की क्षमता होती है। ZnSO4, जी हाँ स्टूडेंट, ZnSO4, बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये वो केमिकल है जिनमें जो शुक्राणु नाशक है, ये शुक्राणु के चिपक कर उसको मार देते हैं स्टूडेंट। जी हाँ, तो ऐसे केमिकल को काम में लिया जाता है। रासायनिक विधि किस रूप में काम में ली जाती है? ऐसे केमिकल टैबलेट के रूप में काम में लिए जाते हैं। ऐसे केमिकल स्टूडेंट फॉर्म के रूप में, ट्यूब, जेली, इनके रूप में काम में लिए जाते हैं। ये भी पूर्व मैथुन होते हैं। रासायनिक विधि भी पूर्व मैथुन, मैथुन से पहले। रासायनिक विधि केवल मादा में प्रयुक्त होती है। इसमें स्टूडेंट मादा मैथुन से पहले उस जेली को, उस क्रीम को, उस फॉर्म को अपनी फिंगर पे लेके योनि से स्टूडेंट सर्विक्स वाले स्थान पर उस रसायन को लगा लेती है। जी हाँ स्टूडेंट, ये अब उस रसायन में जैसे ही स्खलन होता है तो शुक्राणु आते हैं मादा जनन मार्ग में, तो उस रसायन में उपस्थित शुक्राणु नाशक पदार्थ उन शुक्राणु को मार देते हैं स्टूडेंट। जी हाँ, टूडे टैबलेट एक एग्जाम्पल है, मेडिकल स्टोर पे मिलती है। ये टूडे टैबलेट जो होती है स्टूडेंट, मैथुन से पहले मादा अपने सर्विक्स क्षेत्र में रख लेती है, जो कि टैबलेट में से द्रव निकलने लग जाता है स्टूडेंट, और उस द्रव में शुक्राणु नाशक होते हैं। नीम 75, यस स्टूडेंट, ये भी एक बहुत जोरदार है। तो ये 2 एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, ये रासायनिक विधि है। एक बात बताऊं, एनसीईआरटी लाइन, रासायनिक विधि को रोध विधि के साथ काम में लेने पर जबरदस्त प्रभाविता मिलती है स्टूडेंट, बहुत प्रभाविता, बहुत भयंकर उपयोग। तो स्टूडेंट देखिएगा, अगली विधि है रासायनिक विधि, केमिकल मेथड जिसे कहा जाता है। यह विधि भी केवल मादा काम में लेती है। इसमें रासायनिक पदार्थ काम में लेते हैं जो शुक्राणु नाशक होते हैं और शुक्राणु को मार देते हैं। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, यह रसायन जैसे क्रीम, जेली, टैबलेट तथा फॉर्म, इनके रूप में मैथुन से पहले प्रयुक्त किए जाते हैं स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट लाइन, मैथुन से पहले काम में लेने। क्रीम, जेली के फॉर्म में मेडिकल स्टोर पे मिलेंगे, दवाई की दुकान पे उनको लिया जाएगा। टैबलेट की फॉर्म, क्रीम की फॉर्म
फॉर्म, जेली की फॉर्म में, और इनको मैथुन से पहले मादा अपने योनि मार्ग से होते हुए सिर्विक्स क्षेत्र में लगा लेती है। जी हाँ, फिर मैथुन की प्रक्रिया होती है तो उसमें जो स्खलन में शुक्राणु निकलते हैं, उन शुक्राणु को ये मार देते हैं स्टूडेंट रासायनिक पदार्थ। इन रसायनों में ZnSO4 होता है, KMnO4 होता है, लैक्टिक एसिड होता है, बोरिक एसिड होता है, जो शुक्राणु नाशक होते हैं। इन्हें क्वाइटस से पहले सर्विक्स जॉन में लगाया जाता है। टूडे टैबलेट, नीम 75 एग्जाम्पल है स्टूडेंट। रासायनिक पदार्थ को अवरोध विधि के साथ काम में लेने पर प्रभाविता बहुत ज्यादा होती है स्टूडेंट। तो तीसरा मेथड रासायनिक विधि, मादा में प्रयुक्त, मैथुन से पहले प्रयुक्त शुक्राणु नाशक रासायनिक पदार्थ होते हैं स्टूडेंट, और इन रासायनिक पदार्थों को टैबलेट फॉर्म, इसके फॉर्म में मादा अपने जनन मार्ग में सिर्विक्स क्षेत्र में लगाती है। 3 विधि हो गई, नेचुरल मेथड, रोध विधि, बैरियर मेथड, और रासायनिक विधि, केमिकल मेथड। डन? हाँ या ना स्टूडेंट? बहुत शानदार चल रहा है ये। अब एक विधि में आपको और बताता हूं स्टूडेंट, सर्जिकल मेथड, स्टरलाइजेशन, शल्य क्रिया, हमने पढ़ा था स्टूडेंट। इस विधि के अंदर स्टूडेंट ऑपरेशन द्वारा, शल्य क्रिया द्वारा पुरुष में शुक्रवाहिनी को काट दिया या बांध दिया जाता है, और मादा में स्टूडेंट अंडवाहिनी को, फैलोपियन नलिका को काट या बांध दिया जाता है। जी हाँ, इसलिए पुरुष में इस विधि को वैसेक्टोमी के नाम से बुलाया जाता है। वैसेक्टोमी स्टूडेंट, जोरदार। और मादा में इसको ट्यूबैक्टोमी कहा जाता है स्टूडेंट, ट्यूबैक्टोमी। वैसेक्टोमी, ट्यूबैक्टोमी, तो शल्य क्रिया 2 प्रकार की होती है, वैसेक्टोमी, ट्यूबैक्टोमी। वैसेक्टोमी का मतलब होता है शुक्रवाहिनी को काट देना या बांध देना। इस प्रक्रिया में स्कोटम, पुरुष के वृषण कोष से स्टूडेंट कट लगाकर शुक्रवाहिनी को निकाल कर काट दिया है, बांध दिया जाता है। इसे पुरुष में नसबंदी के नाम से भी बुलाया जाता है। एक बात मैं आपको बताऊं, ट्यूबैक्टोमी में फैलोपियन नलिका को काट दिया है, बांध दिया जाता है। शल्य क्रिया की बहुत बढ़िया बात यह है स्टूडेंट कि इसकी एफिशिएंसी, प्रभाविता 100% है, बहुत जोरदार है, उच्च प्रभाविता होती है, हाई फेलियर रेट नहीं है, असफल होने की बहुत कम है। लेकिन इसकी एक कमी भी है स्टूडेंट शल्य क्रिया की, इसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं है। यह स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें स्टूडेंट रिवर्सिबिलिटी नहीं है। शल्य क्रिया युग्मकों के निर्माण को नहीं रोकती। वैसेक्टोमी, ट्यूबैक्टोमी करने के बाद युग्मकों का निर्माण नहीं रुकेगा, युग्मकों के परिवहन को बाधित किया जाता है। जी हाँ, गैमेट का ट्रांसपोर्ट रुकता है, युग्मकों का परिवहन बाधित होता है। जी हाँ स्टूडेंट, युग्मकों के परिवहन को रोक दिया जाता है। जोरदार पॉइंट स्टूडेंट, युग्मकों की क्रिया को बाधित नहीं करेगी। डबल स्टार, परिवहन को बाधित करके निषेचन को रोका जाता है स्टूडेंट। बोल दो डन? तैयार है मामला? ध्यान से सुनना, यह विधि युग्मकों के परिवहन को बाधित कर देती है, जिससे निषेचन नहीं होता और गर्भावस्था नहीं होती है। युग्मकों के निर्माण सामान्य रहता है। युग्मकों का निर्माण सामान्य रहता है। बार बार क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, यह शानदार चीज पढ़ाता हूं आपको, ध्यान से सुनना, रहता है ये। इसके अलावा पुरुष में शुक्रवाहिनी को काट दिया जाता है, जिसे वैसेक्टोमी कहते हैं। मादा में अंडवाहिनी को काट दिया है, बांध दिया जाता है, इसे ट्यूबैक्टोमी कहते हैं। जोरदार पॉइंट। तो शल्य क्रिया 2 प्रकार की होती है, वैसेक्टोमी, ट्यूबैक्टोमी। डन? यह विधि बहुत प्रभावशाली है, किंतु पूर्व स्थिति में आने की गुंजाइश बहुत कम होती है। इसका एक ही ड्रॉबैक है स्टूडेंट इस विधि का, इसमें कमी यही है, रिवर्सिबिलिटी नहीं है, पूर्व स्थिति में आने की गुंजाइश। इसलिए स्टरलाइजेशन, शल्य क्रिया, उस दंपत्ति को सुझाव दिया जाएगा जो ये बोलते हैं कि अब आगे बच्चा नहीं चाहिए, जो अब आगे गर्भावस्था नहीं चाहते हैं। कई दंपत्ति आके स्टूडेंट ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे 2 बच्चे हो गए, अब हमें आगे बच्चा नहीं चाहिए, तो डॉक्टर ये कह देता अब आप शल्य क्रिया काम में लो, क्योंकि बाकी सब विधि में पूर्व स्थिति हो जाती है, पर इसमें नहीं होगी। पर इसकी प्रभावशालीता सबसे बढ़िया है स्टूडेंट, असफल होने की संभावना बहुत कम है। तो यह स्टूडेंट, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन जो मुझे आपको बतानी थी, वैसेक्टोमी, ट्यूबैक्टोमी। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी पुरुष ने वैसेक्टोमी करा ली, नासबंदी वैसेक्टोमी, तो स्टूडेंट क्या शुक्राणु का उत्पादन नहीं होगा? होगा। वीर्य का उत्पादन नहीं होगा? होगा। स्टूडेंट लैंगिक क्रिया नहीं हो सकती? होगी। शिशन में उत्तेजना नहीं होगी? होगी। जी हाँ स्टूडेंट, फिर क्या नहीं होगा? उसके वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे, उसमें निषेचन क्षमता नहीं हो सकती स्टूडेंट। डबल स्टार। तो विधि कितनी हो गई? नेचुरल मेथड डन, रोध विधि, बैरियर मेथड डन,
रासायनिक विधि डन, और शल्य क्रिया स्टरलाइजेशन, सर्जिकल मेथड, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी डन। 4 मेथड हमने पढ़ लिए, चारों मेथड गर्भ निरोधक विधियां हैं। हाँ या ना स्टूडेंट, यहां तक चारों कंप्लीट? ओके स्टूडेंट, तो अब नेक्स्ट मेथड लें और वो है हार्मोनल मेथड। तो हमारा जो टॉपिक अभी तक चल रहा है उसमें अब हार्मोनल मेथड आ जाएगा। हमने कितने मेथड ले लिए? नेचुरल मेथड कंप्लीट, बैरियर मेथड कंप्लीट, केमिकल मेथड कंप्लीट, और उसके बाद सर्जिकल मेथड, शल्य क्रिया कंप्लीट। अब आएगा हार्मोनल मेथड। इस मेथड में क्या होगा स्टूडेंट? नाम से लग रहा है हार्मोन का काम में लिया जाएगा, बिल्कुल। हार्मोनल मेथड में मादा के शरीर में हार्मोन भेजे जाएंगे स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन आएगा कौन से हार्मोन? तो गर्भ धारण रोकने की इस विधि में मादा के शरीर में या तो अकेले प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का मिश्रण भेजा जाएगा। दोबारा पहला क्वेश्चन आएगा कौन सा हार्मोन? तो जवाब आ गया स्टूडेंट, अकेला प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का मिश्रण, उसको भेजा जाएगा स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट लाइन। दूसरा क्वेश्चन किस रूप में भेजा जाएगा? तो स्टूडेंट या तो गोली, जिसे कहा जाएगा पिल्स, गर्भ निरोधक गोलियां, या इंजेक्शन के रूप में स्टूडेंट। दूसरा तरीका इंजेक्शन दिया जाए, और तीसरा एक नया आजकल आया इम्प्लांट्स, रोपण। 3 तरीके से मादा के शरीर में हार्मोन भेजे जाएंगे, और वह है गर्भ निरोधक गोली स्टूडेंट, इंजेक्शन हार्मोन का, या फिर इम्प्लांट। इन तीनों को मैं बढ़ाता हूं। तो हार्मोनल विधि पढ़ा रहा हूं। हार्मोनल विधि क्या है जरा देखें स्टूडेंट। यह विधि व्यापक रूप से गर्भ निरोधक विधि के रूप में प्रयुक्त की जाती है। डन। इस विधि में मादा में या तो अकेले प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का संयोजन, कॉम्बिनेशन। ध्यान से सुनना, अकेले प्रोजेस्टेरोन को काम में नहीं लेंगे। फिर मैं कह रहा हूं अकेला अकेला एस्ट्रोजन काम में नहीं आएगा, अकेला प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन। तो आप ओनली प्रोजेस्टेरोन, जी हाँ स्टूडेंट, ये काम में लो, या स्टूडेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये काम में लो। ये इंपॉर्टेंट लाइन मुझे आपको बतानी थी। जी हाँ स्टूडेंट, तो ये अब स्टूडेंट इसका प्रयोग किस रूप में किया जाएगा? या तो गोलियों के रूप में किया जाएगा स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट लाइन, पिल्स गोलियों के रूप में मादा के शरीर में, या इंजेक्शन या इम्प्लांट्स के रूप में भेजा जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ये मादा के शरीर में हार्मोन प्रविष्ट कराए जाएंगे। डन। हार्मोन कौन से? तो जवाब आ गया साहब, अकेला प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का मिश्रण। डन। अकेला एस्ट्रोजन नहीं, इंपॉर्टेंट लाइन। हार्मोन किस रूप में भेजोगे मादा के शरीर में? प्रविष्ट कराने का तरीका के साहब, या तो टेबलेट, गोली, मादा गोली खाए, या इंजेक्शन लगेगा, या इम्प्लांट। अब पहले गोली के बारे में बात करेंगे। गर्भ निरोधक गोलियां, पिल्स नाम से फेमस, नाम सुना होगा, माला डी, माला एन, सुना है आपने। तो गर्भ निरोधक गोलियां, ये गोलियां स्टूडेंट कैसे दी जाती है? पहला क्वेश्चन आता है कि गर्भ निरोधक गोली जो है स्टूडेंट क्या रोकती है? अधिकांश गर्भ निरोधक गोलियां अंडोत्सर्ग रोकने का काम करती है, कुछ इम्प्लांटेशन यानी आरोपण रोकने का काम करती हैं, कुछ गर्भ निरोधक गोलियां सर्विक्स की श्लेष्मा को गाढ़ा करके शुक्राणु के प्रवेश को रोकती हैं, कुछ गर्भ निरोधक गोलियां फैलोपियन नलिका में स्टूडेंट अंडाणु की गति को रोकती हैं। जी हां, पर अधिकांश गर्भ निरोधक गोलियां अंडोत्सर्ग रोकती है, ओव्यूलेशन। डन। गर्भ निरोधक गोलियों में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का मिश्रण होता है, ये एक पॉइंट। इसमें स्टूडेंट क्या किया जाता है? गर्भ निरोधक गोलियों में 21 दिन तक स्टूडेंट इन्हें लगातार लिया जाता है, फिर 7 दिन का गैप दिया जाता है, उसके बाद वापस इन गोलियों को स्टार्ट किया जाता है। जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गर्भ निरोधक गोलियां 21 दिन तक लगातार ली जाती है, फिर 7 दिन का स्टूडेंट ब्रेक दिया जाता है, उसके बाद वापस इनको उसी चक्र में प्रारंभ किया जाता है। देखिएगा, ये गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती है, और 7 दिन के अंतर के बाद पुनः जब स्टूडेंट इसे फिर से वैसे ही लिया जाता है स्टूडेंट, ये लीजिए
गर्भ निरोधक गोलियां। अगला स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोलियां अंडोत्सर्ग को रोकती हैं, गोलियां इम्प्लांटेशन को भी रोकती है कुछ गोलियां। इसके अलावा सर्विक्स की श्लेष्मा की गुणवत्ता बदलकर शुक्राणु प्रवेश को रोकती है, बदलकर प्रवेश को, शुक्राणु प्रवेश स्टूडेंट, यहाँ शुक्राणु आएगा, शुक्राणु प्रवेश को रोकती है। फैलोपियन नलिका के स्रावी सक्रियता गतिशीलता को भी रोकती है। ये स्टूडेंट गोलियां दो प्रकार की किस आधार पर बनाई आपने, मिनी पिल्स और कंबाइंड पिल्स। मिनी पिल्स केवल प्रोजेस्टेरॉन की बनी होती है और कंबाइंड पिल्स की बात करूंगा आज के बाद, तो कंबाइंड पिल्स स्टूडेंट वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के मिश्रण से बनती है। डन। तो गोलियां दो प्रकार की कर दी हमने, ये स्टार्ट। श्योर। प्रोजेस्टेरॉन स्टूडेंट, जो प्रोजेस्टेरॉन लिया जाता है वो सिंथेटिक संश्लेषित होता है। संश्लेषित प्रोजेस्टेरॉन जो काम में लेते हैं उसे प्रोजेस्टिन कहते हैं स्टूडेंट, या प्रोजेस्टिन। और सामान्यतः स्टीरॉयड गोलियों में स्टूडेंट एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आप डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो, तो वो स्टीरॉयड होते हैं, ये स्टीरॉयड हार्मोन है, इनका स्टीरॉयड है। अब गोलियों का फायदा नुकसान क्या है, गोलियां अंडोत्सर्ग रोकने का काम करती है, तो गर्भ निर्धारण में बहुत जबरदस्त उपयोगी, गर्भ निरोधक होती है, बिल्कुल सही। लेकिन गोलियों के कुछ साइड इफेक्ट है, गर्भ निरोधक गोलियों के। क्या साइड इफेक्ट ये होता है स्टूडेंट, गर्भ निरोधक गोलियों से शरीर में स्टीरॉयड की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, स्टीरॉयड बढ़ता जाता है। डन। ये इनका साइड इफेक्ट है बहुत ज्यादा। गोलियों को लेने का भी एक प्रोसीजर है, 21 दिन लगातार, फिर कोई दिन स्लिप हो जाएगी तो अगले दिन डबल ब्रेक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट इनका फिर प्रभावशालीता नहीं रहती है। ये पॉइंट्स है। तो गोलियों के कारण शरीर में स्टीरॉयड की मात्रा बढ़ती जाती है, स्टीरॉयड प्रिपरेशन है। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक शानदार सॉल्यूशन आया स्टूडेंट, या और वो आया एक स्पेशल गर्भ निरोधक गोली बनाई गई, और वो थी सहेली। एक गर्भ निरोधक गोली है स्टूडेंट। इसकी बहुत बढ़िया बात है कि ये नॉन स्टीरॉयड है, इसमें स्टीरॉयड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं है। इसकी रासायनिक संरचना में एक विशिष्ट प्रकार का पदार्थ है जो कि नॉन स्टीरॉयड है। तो सहेली गोली लेने पर साइड इफेक्ट बहुत कम हो जाता है और उसकी प्रभावशालीता बहुत ज्यादा है। जी हाँ स्टूडेंट, एक और बात, सहेली गर्भ निरोधक गोली सप्ताह में एक बार ली जाती है। शुरू में स्टूडेंट 1 या 2 महीने तक ये सप्ताह में 2 बार ली जाती है, बाद में सप्ताह में 1 दिन। बस स्टूडेंट 1 वीक स्टूडेंट सप्ताह में 1 बार ये गोली ली जाती है, सहेली गोली। डबल स्टार, हाँ या ना? जी हाँ स्टूडेंट। और साथ में इसके स्टीरॉयड नहीं होने से नॉन स्टीरॉयड है सहेली गोली। स्टूडेंट इंडिया में लखनऊ में CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यहां बनाई गई है, वहां के वैज्ञानिकों ने बनाई है। भारत में लखनऊ में CDRI जो है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां बनाई गई है इस गर्भ निरोधक गोली को। ये नॉन स्टीरॉयड है तो साइड इफेक्ट बहुत कम हो जाता है, प्रभावशालीता बहुत ज्यादा है। डन। अब सहेली गोली करती क्या है? सहेली गोली स्टूडेंट, उसमें जो रासायनिक पदार्थ होता है ऑर्मेक्सिलॉन स्टूडेंट, वो रासायनिक पदार्थ गर्भाशय पर एस्ट्रोजन के संवेदांगों को ब्लॉक कर देता है और इम्प्लांटेशन रोकता है। जनरली सहेली गर्भ निरोधक गोली इम्प्लांटेशन रोकती है, ये गर्भाशय पर एस्ट्रोजन के संवेदांगों को अवरुद्ध कर देती है। ब्लॉक, डबल स्टार। इसको मैथुन के पहले ही लेना है स्टूडेंट, गर्भ निरोधक गोली है, मैथुन के बाद थोड़ी ये संवेदांगों का अवरुद्ध करती है। डबल स्टार। तो देखिए सामान्यतः पिल्स में स्टीरॉयड प्रिपरेशन होता है, एग्जांपल माला डी, माला एल। जी अब अगला देखना स्टूडेंट, सहेली, शानदार डबल स्टार स्टूडेंट। सहेली एक नई गर्भ निरोधक गोली है जो सप्ताह में 1 बार ली जाती है। यह नॉन स्टीरॉयडल होती है, यह प्रभावशाली व कम साइड इफेक्ट वाली होती है। सहेली के रासायनिक संगठन में ऑर्मेलोजिन होता है जो कि एंटी एस्ट्रोजन प्रकृति रखता है। यह गर्भाशय के एस्ट्रोजन संवेदांगों को अवरुद्ध कर इम्प्लांटेशन को रोकता है। सहेली का निर्माण, सहेली गर्भ निरोधक का निर्माण लखनऊ के CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट पे हुआ है। डबल स्टार। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में। तो सहेली एक हार्मोनल विधि में इंक्लूड है पर नॉन स्टीरॉयड है। जोरदार, हर बार क्वेश्चन आता है। माला डी, माला एल, माला एन, इन सब में स्टीरॉयड है स्टूडेंट। प्रोजेस्टेरॉन जो काम लिया जाता है गोलियों में वो प्रोजेस्टिन है, जी, जो LH के उत्पादन को रोक देता है। क्लियर? सहेली भी पूर्व मैथुन है, गर्भ निरोधक गोलियां पूर्व मैथुन होती है। क्लियर हुआ स्टूडेंट?
ये हमारे पास एक पॉइंट आया। अब अगला इंपॉर्टेंट लाइन आपको बतानी है स्टूडेंट, मैंने आपको एक और तरीका बताया कि हार्मोन्स को इंजेक्शन के रूप में भी दिया जाता है स्टूडेंट जी। हार्मोन को इंजेक्शन के रूप में डीपो-प्रोवेरा एक इंजेक्शन है स्टूडेंट, इसमें प्रोजेस्टिन हार्मोन होता है, प्रोजेस्टिन का इंजेक्शन है, 3 महीने में एक बार ये इंजेक्शन लगाना होता है और ये अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को रोक देता है स्टूडेंट। ये हर 3 महीने में प्रयुक्त किया जाता है स्टूडेंट। ये लीजिए डीपो-प्रोवेरा प्रोजेस्टिन का इंजेक्शन है, हार्मोन को इंजेक्शन के रूप में। इसका पूरा नाम इंजेक्शन का डीपोमेट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट है जी। तो हार्मोन इंजेक्शन के रूप में एक बार ये इंजेक्शन लगा स्टूडेंट तो 3 महीने तक कोई भी गर्भ निरोधक युक्ति काम में लेने की जरूरत नहीं है, अंडोत्सर्ग को रोकेगा। अब आया एक वर्ड इम्प्लांट। स्टूडेंट इम्प्लांट क्या होता है? ये वो चीज है जो कि मादा अपने स्टूडेंट हाथ में ऊपर वाले हिस्से में, हाथ के ऊपरी भाग में, ऊपरी बाहु में स्टूडेंट त्वचा के नीचे ने लगाती है। ये माचिस की तीलियों जैसी पतली पतली सुइयां होती है स्टूडेंट, और इन सुइयों में ऊपर प्रोजेस्टिन भरा होता है, प्रोजेस्टेरोन की बनी सुइयां हैं, और इनका आगे का सिरा नुकीला होता है जिससे खुद मादा अपने लगा सकती है स्टूडेंट। इसमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, इसको लगा लिया जाता है हाथ के ऊपरी हिस्से में, और लंबे समय तक गर्भ धारण को रोकने का गर्भ निरोधक विधि है स्टूडेंट। चिया इसका स्टूडेंट इसका जो काल है वो करीब 3 से 5 साल तक होता है। एग्जाम्पल एक नॉर प्लांट, दवाई की दुकान नॉर प्लांट, इसमें सिलिकॉन कैप्सूल के बने 6 सिलिकॉन कैप्सूल होते हैं जिनमें प्रोजेस्टेरोन होता है, और उनको मादा अपनी त्वचा के नीचे आरोपित कर लेती है। हाथ की स्टूडेंट हाथ की त्वचा के नीचे लगा लिया जाता है और ये धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन डाल के अंडोत्सर्ग रोकने का काम करता है। देखिएगा स्टूडेंट, इम्प्लांट हार्मोन के बने कैप्सूल है, इन्हें त्वचा के नीचे लगाते हैं, रोपित करते हैं, इनमें प्रोजेस्टेरोन भरा होता है। डन। इनकी क्रियाविधि गर्भ निरोधक गोली के समान ही है, किंतु इनकी अवधि अधिक प्रभावशाली होती है स्टूडेंट, और ये लंबे समय तक काम करते हैं। जैसे कि 6 सिलिकॉन के कैप्सूल होते हैं जिनमें प्रोजेस्टिन हार्मोन होता है। एग्जाम्पल नॉर प्लांट स्टूडेंट, डबल स्टार नॉर प्लांट। हाया या ना? तो हार्मोनल मेथड बताया आपको स्टूडेंट, हार्मोनल मेथड जिसमें कि मादा के शरीर में हार्मोन जाएगा, या तो अकेला प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का मिश्रण भेजा जाएगा स्टूडेंट। डबल स्टार जी, भेजने का तरीका या तो गोली, गर्भ निरोधक गोली, या इंजेक्शन, या इम्प्लांट। इम्प्लांट का कार्य करने का तरीका गोली के समान ही है, गर्भ निरोधक गोली के समान, पर इसका काम अवधि बहुत लंबे समय की होती है। इम्प्लांट स्टूडेंट 6 सिलिकॉन के कैप्सूल होते हैं जिनमें प्रोजेस्टेरोन भरा होता है, प्रोजेस्टिन, और ये स्टूडेंट त्वचा के नीचे लगा लिए जाते हैं, हाथ की त्वचा के नीचे। डन। श्योर। एग्जाम्पल नॉर प्लांट, और इंजेक्शन अलग। सहेली नॉन स्टेरॉइड होती है स्टूडेंट, इसके साइड इफेक्ट कम है। क्लियर? तो ये हमने हार्मोनल मेथड, यानी मैंने स्टूडेंट आपको एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई है, ध्यान से सुनना, और वह है मैंने आपको नेचुरल मेथड, प्राकृतिक विधि वो पढ़ा दिया, फिर रोध विधि बेरियर मेथड पढ़ाया, फिर केमिकल मेथड पढ़ाया, और उसके बाद स्टूडेंट शल्य क्रिया, शल्य विधि, और फिर अब हार्मोनल मेथड कंप्लीट। यानी आज अगर हमसे कोई बोले कि माला डी क्या है, तो माला डी एक हार्मोनल मेथड जो अंडोत्सर्ग रोकने का काम करती है जी। अगर कोई मुझसे बोले, आज स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। अगर कोई मुझसे बोले माला डी क्या है, तो माला डी एक हार्मोनल मेथड है जो अंडोत्सर्ग रोकती है। अगर कोई मुझसे बोले सर्वाइकल कैप क्या है, सर्वाइकल कैप एक रोध विधि है जो कि निषेचन रोकने का काम करती है। जी हाँ। अगर कोई मुझसे बोले स्टूडेंट की रिदम मेथड क्या है, जी हाँ, रिदम मेथड, तो मैं बोलूंगा ये एक प्राकृतिक विधि है और ये भी निषेचन रोकने का काम करती है। डन। अगर कोई बोले कॉन्डोम किस में आएगा स्टूडेंट, तो कॉन्डोम भी एक रोध विधि है और ये भी निषेचन रोकने का काम करती है। अगर कोई बोले सहेली ये क्या है, तो ये एक स्टूडेंट गर्भ निरोधक गोली है, हार्मोनल मेथड है।
ये स्टूडेंट इम्प्लांटेशन रोकती है, सहेली नॉन स्टीरॉयड है। अगर कोई बोले ट्यूबैक्टोमी क्या है, तो ट्यूबैक्टोमी एक शल्य क्रिया है, सर्जिकल शल्य विधि है, गर्भ निरोधक है, और यह स्टूडेंट युग्मकों के परिवहन यानी निषेचन को रोकती है। डन, बोलिए हाँ या ना स्टूडेंट, शानदार। अगर कोई बोले इम्प्लांट क्या है, तो इम्प्लांट एक हार्मोनल विधि है और ये त्वचा के नीचे आरोपित होते हैं। सिलिकॉन के 6 कैप्सूल है, प्रोजेस्टेरोन से भरे हुए, अंड उत्सर्ग रोकने का काम करते हैं। डन, हमारे पास पूरा तैयार है। अगर कोई बोले वॉल्स क्या है, वॉल्स एक रोध विधि है, रोध विधि जो निषेचन रोकने का काम करता है। तो स्टूडेंट अभी तक हमने पढ़े 6 मेथड में से यहां तक का तैयार। ओके स्टूडेंट्स।